हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं अर भारत थर्ड का चैप्टर 1 क्लास 8 जिसका नाम है मुगल एम्परर्स एंड देयर अर्ली रेजिस्टेंस हरियाणा बोर्ड। मुगल एम्परर्स और देयर अर्ली रेजिस्टेंस मतलब उन्होंने जो अर्ली टाइम में क्या जो विरोध किया था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन 1526। 1526 एडी में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। मतलब कि 1526 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत जाता है तो वो फाउंड करते हैं मुगल डायनेस्टी को। But the Mughal had to face stiff resistance from the local Indian powers from the very beginning. स्टार्टिंग से ही मुगल्स को बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस जो लोकल इंडियन थे हमारे कंट्री में, उन्होंने इनका विरोध किया मुगल्स का स्टार्टिंग से ही। सो 1527 में एडी में राणा संग्राम सिंह रजिस्टर्ड बाबर इन द बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा में बाबर का विरोध कौन करते हैं? राणा संग्राम 1527 में। इसके बाद बाबर का जो सक्सेसर है, मतलब बाबर के बाद जो रूल करने आया, इनका जो लड़का है, इनका जो सन है, वो था हुमायूं। वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया बाय शेर शाह सूरी। जब शेर शाह सूरी के साथ बाबर का सक्सेसर मतलब हुमायूं के साथ ना बैटल होती है, हुमायूं की और शेर शाह सूरी की, तो शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देते हैं, तो उसको इंडिया से बाहर निकाल देते हैं। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य ट्राइड टू रीस्टैब्लिश द हिंदू एम्पायर बाय डिफीटिंग मुगल्स फ्रॉम दिल्ली। अब जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है, ये अब क्या करते हैं, ये हिंदू एम्पायर मतलब कि मुगल एम्पायर की जगह, मुगल साम्राज्य की जगह अब वो हिंदू साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मुगल्स को दिल्ली से बाहर निकाल कर। एंड आगरा और दिल्ली से मुगल साम्राज्य को बिल्कुल वो ख़त्म करना चाहते थे कि मुगल्स को दिल्ली और आगरा से बाहर निकालकर हिंदू साम्राज्य की स्टैब्लिशमेंट की जाए। अब रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप डिड नॉट एक्सेप्ट द सुजेरेनिटी, मतलब कि जो ये मुगल थे, मुगल्स का जो रूल था, इनका जो साम्राज्य था, उनको किसने, रानी दुर्गावती ने और महाराणा प्रताप ने एक्सेप्ट नहीं किया, सहमत नहीं थे वो इनके रूल से, इनके साम्राज्य से, ऑफ द मुगल्स के रूल से। महाराणा प्रताप रिमेन्ड अ फॉर्मिडेबल चैलेंज टू अकबर थ्रू आउट हिज लाइफ। सो महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी लाइफ एक भयंकर चैलेंज दिया अकबर को। प्रेजेंट इस चैप्टर में अब हम वी विल मेक अ डिटेल स्टडी हम करेंगे मुगल एम्परर्स की, और उनका जो है विरोध किया किसने किया, स्पेशली हेमचंद्र विक्रमादित्य, रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही। 1526 में पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया की वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे इंडिया को ना स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ था, और वहाँ के जो रूलर्स थे ना वो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया को मान लो 30 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। अब जो 30 के 30 जो रूलर्स थे ना, वो इंडियन रूलर्स, वो आपस में नफरत करते हैं, जेलस फील करते हैं वो आपस में एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से क्या बाबर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और क्या करते हैं, वो फिर फाइट वगैरह करते हैं, जिससे वो जीत जाते हैं और इंडिया पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखो जो इंडिया को डिवाइड किया गया था स्मॉल स्टेट्स में, तो रूलर्स जो थे इस स्टेट्स के वो जेलस होते थे आपस में वन अनदर, और कैप्ट फाइटिंग करते रहते थे, विच वॉज टेकन एडवांटेज ऑफ बाय जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और जिसका एडवांटेज इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, बाबर ने। द डिसेंडेंट ऑफ ताइमर के वंशजों ने एंड गेंगिस खान ने, तो इन सभी ने इंडिया का बहुत फ़ायदा उठाया। जब जो ये रूलर्स थे आपस में फाइट करते थे तो इनका फ़ायदा उठाया, और वहाँ पर देखो फाइट कर रहे थे, तो अब कोई ऐसा नहीं था कि जो मुगल का क्या कर सके, सामना कर सके, इस वजह से हार जाते थे हर बार, क्योंकि लोगों के अंदर क्या यूनिटी नहीं थी। अब इसके बाद बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया बाय डिफीटिंग द अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में होती है। किसके बीच में होती है? एक होती है बाबर के बीच में, और दूसरी मतलब एक तो रूलर थे बाबर और दूसरे कौन थे? इब्राहिम लोदी।
लोधी डायनेस्टी के रूलर थे इब्राहिम लोदी दिल्ली के। तो इसमें बैटल होती है बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। और जभी से बाबर क्या करते हैं, मुगल डायनेस्टी को शुरू करते हैं इंडिया में 1526 से। तो रूलर जो थे इस डायनेस्टी के रूल करते हैं दिल्ली को बहुत टाइम तक। मुगल एम्प्रेस देखो बाबर, बाबर के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब। उसके बाद जो है 11 मुगल रूलर्स आते हैं इसके बाद। अब देखो हुआ मुगल्स कौन थे। मुगल्स जो थे ना ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से थे और दे आर कंसिडर टू बी, उनको मिक्सचर बोला जाता है। तुर्क और जो मंगल रेस है ना, इन दोनों का मिक्सचर बोला जाता है इनको। द मुगल स्पोक, जो मुगल्स है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, चटगाई लैंग्वेज को बोलते हैं, जो कि एक लैंग्वेज है तुर्की की। अब आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय उज्बेक्स, अब जो बाबर है उज्बेक से हारने के बाद बाबर क्या करता है, फिर इंडिया में आ जाता है, इंडिया में रूल करता है। अब इसके बाद हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर का जो टाइम है वो देखो 1526 से 1530 एडी, मतलब बस 4 साल। बाबर जो थे वो फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के, मुगल जो वंश था उसके फाउंडर थे बाबर इंडिया में। सो ही वॉज द रेजिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। वो एक उज्बेकिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, वहाँ के रहने वाले थे बाबर। बाबर ने इंडिया पर कितने अटैक किए, 5 अटैक किए। कब कब किए, 1519 एडी एंड 1526 एडी में बाबर ने 5 अटैक किए इंडिया के ऊपर। 4 अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन जो 5th अटैक था वो दिल्ली पे किया उन्होंने। और इस वॉर में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। और वहीं से मुगल जो साम्राज्य है उसकी स्टार्टिंग होती है, इस्टेब्लिश किया जाता है। अब दिस वॉर वॉज फोर्ट इन द, कहाँ पर होता है ये वॉर, फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत में होता है 1526 में। इस वॉर में बाबर क्या यूज करता है, कैनॉन्स मतलब तोपों को यूज करता है वो इस वॉर में। तुलुगामा एक इसकी आर्मी का नाम था, तुलुगामा वारफेयर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो तुलुगामा वारफेयर सिस्टम है इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, बाबर ने यूज किया था। तो इस तुलुगामा वारफेयर मतलब कि जो वॉर जब लड़ाई वगैरह करते थे ना, तो उनका सिस्टम बनाया था इन्होंने एक, जिसमें क्या था, जो आर्मी थी ना उसको डिवाइड किया गया था, एक तो लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक सेंटर में। जो राइट एंड लेफ्ट साइड थी ना उनको और भी डिवाइड किया गया था। तो ये इसकी तुलुगामा वारफेयर सिस्टम था इसके पास, तोप का यूज किया इसने। आफ्टर दिस बाबर हैड टू फाइट विद, इसके बाद बाबर को किसके साथ फाइट करनी पड़ी, राणा संगा के साथ और फिर हसन खान मेवाती के साथ। कहां पर, बैटल ऑफ खनवा में 1527 एडी में। और बाबर क्या यहाँ भी जीत जाता है। बाबर किसका सहारा, रिजोर्टिंग मतलब सहारा लेकर, किसका सहारा लेकर बाबर जीत जाता है, जिहाद मतलब धर्म युद्ध, धर्म के युद्ध मतलब जिहाद क्या होता है, जैसे मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स का धर्म है कौन सा, इस्लाम। तो इस्लाम में जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो संघर्ष स्ट्रगल होते हैं, जो फाइट होती है ना एनिमीज के बीच में, उसको जिहाद बोलते हैं। तो धर्म युद्ध का सहारा लेकर जो बाबर है वो खंडवा के बैटल में भी जीत जाते हैं और वो बैटल ऑफ पानीपत भी जीत जाते हैं। इसके बाद बाबर जो है, जो मुगल डायनेस्टी है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी नींव को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, फाउंडेशन को, बाय विनिंग द बैटल ऑफ, फिर उसके बाद फिर बैटल जीतते हैं वो चंदेरी की बैटल 1528 में और घाघरा की बैटल 1529 में। तो बाबर ने देखो कितनी बैटल जीती, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत वाली जीती, बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। और फिर उसके बाद बाबर ने कौन सी जीती, बैटल ऑफ खनवा जीती 1527 में, फिर चंदेरी जीती 1528 में और फिर घाघरा जीती 1529 में। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम राणा संग्राम सिंह, राणा संगा के बारे में। सीइंग बाबर एस्टैब्लिश रूट्स इन इंडिया, राणा संगा। अब देखो राणा संगा ने देखा कि बाबर ने क्या किया है भाई, अपनी जड़ों को बिल्कुल मजबूत कर लिया है इंडिया में। उसने क्या किया है, मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया है। तो जो मोस्ट पावरफुल हिंदू रूलर है उस पीरियड का, चैलेंज करता है उनको बैटल में। मतलब राणा संगा हिंदू रूलर थे जो किसको करते हैं, चैलेंज करते हैं बाबर को बैटल के अंदर। तो राणा संगा फॉर्म करते एक फेडरेशन बहुत सारे किंग्स की, जिसमें देखो अब राणा संगा ना एक ऐसी फेडरेशन बनाते
बनाते हैं ताकि इसमें बहुत सारे जो इंडियन किंग्स हैं ना वो भी आए जो कि लड़ाई करे बाबर के अगेंस्ट, उसको बाहर हम निकाल सके इंडिया से। तो कौन कौन से थे? मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान मेवाती ऑफ मेवात के, अफगान हु वर डिफीटेड, अफगान जिसको बाबर ने डिफीट किया था, तो अफगान हु वर डिफीटेड बाय बाबर एट पानीपत, पानीपत में ही अफगान को डिफीट किया था बाबर ने। तो ये भी अब उनके साथ मिल जाते हैं राणा संगा के साथ कि बाबर को हम बाहर निकालेंगे। बाबर डिक्लेयर करते हैं मुस्लिम सपोर्टिंग। अब देखो बहुत जो बाबर थे वो मुस्लिम थे, अब बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे इंडिया में जो किसकी हेल्प कर रहे थे, जो हिंदू रूलर राणा संगा की हेल्प कर रहे थे। तो बाबर ने उनको क्या बोला, उनको कफीर के नाम से बोला कि जो मुस्लिम्स राणा संगा की हेल्प कर रहे हैं उनको 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 क्या कहा उन्होंने? कफीर बोला। कफीर एक इंसल्टिंग टर्म है जो वहाँ पर धर्म में यूज की जाती है। तो दो आर्मीज केम फेस टू फेस ऑन 16 मार्च 1527 एडी नियर खनवा इन द भारतपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में भारतपुर डिस्ट्रिक्ट में के आसपास एक जगह है खनवा, वहां पर 16 मार्च 1527 को दो आर्मीज फेस टू फेस, मतलब कि दूसरी साइड तो बाबर की आर्मी और दूसरी साइड राणा संगा की आर्मी बिल्कुल तैयार थी फाइट करने के लिए। तो क्या होता है लड़ाई में, जो राणा संगा होते हैं ना वो उनको बैटल छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना बहुत सारे जो है जख्म लग जाते हैं, बहुत सारे उनको वाउंड मतलब जख्म हो जाते हैं, उनको ऐसे छोटे मोटे लग जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं वहीं पर, तो उनको वो जो बैटल है छोड़नी पड़ती है। इसकरेजियस रेजिस्टेंस ऑफ द राजपूत, तो फिर क्या जो इन्होंने बहादुरी से विरोध किया था बाबर का, तो राजपूत बाबर नाइदर परस्यूड अपनाई हिम नॉर कुड ही मस्टर अप द करेज टू अटैक मेवाड़ रीजन। जो मेवाड़ रीजन था उसमें राजपूत का कंट्रोल था, तो फिर बाबर ने कभी भी जो मेवाड़ रीजन है उस पर अटैक करने की नहीं सोची थी। अब देखो वीर मोहन सिंह मंडार ऑफ हरियाणा के जो वीर मोहन सिंह है उनके बारे में पढ़ते हैं। मोहन सिंह मंडार बिलोंग करते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा से, और इनकी जो लाइफ है वो स्पेंट इन स्ट्रगल, बहुत ही संघर्ष किए उन्होंने अपनी लाइफ में। ही इन्फ्लिक्टेड हैवी डैमेजेस टू मुगल सेंड बाय बाबर हु सराउंडेड हिज विलेज। अब बाबर ने क्या किया, बहुत सारे मुगल्स को उसके विलेज के पास भेजा और उसके विलेज को चारों तरफ से उसको घेर लिया। किसके विलेज को? मोहन सिंह मंडार के विलेज को चारों तरफ से घेर लिया बाबर ने। देन अब ही तो उसने क्या किया, अपने जो उनके पास जो मुगल्स बाबर ने भेजे थे ना, जो जिन्होंने इसके विलेज को घेर लिया था, तो इन्होंने क्या किया, वीर मोहन सिंह ने उनको बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज, बहुत उनको नुकसान करा दिया, उनको हराकर भगा दिया। अब बाबर देन सेंड हिज, बाबर फिर क्या करता है कि मैंने अभी तो मुगल्स को भेजा, वो हार के आ गए, तो अब बाबर जो है ना वो सरदारों को भेजते हैं, वार लॉर्ड्स को भेजते हैं जिनका नाम है तरसेम बहादुर एंड नौरंग बेग, इन दोनों को वो भेजते हैं कि उनको हरा के आओ। हु हैड फोर्ट एट पानीपत, जो पानीपत में लड़ाई करते हैं विद अ लार्ज आर्मी के साथ। तो जो द मुगल्स हु हैड हियर्ड द स्टोरीज ऑफ मोहन सिंह, अब जो मुगल्स थे ना उन्होंने क्या मोहन सिंह की बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान टू चीट हिम, तो वो सोचते हैं कि अब हम उनको ना चीट करेंगे, मोहन सिंह को चीट कर कर धोखा देकर उनको हरा देंगे। तो मुगल डिवाइड द आर्मी, मुगल्स क्या करते हैं अपनी आर्मी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। व्हेन जो विलेजर्स वर बिजी, जब विलेजर्स के साथ वॉर हो रहा है तो विलेजर्स तो वहाँ बिजी है, तो ये क्या करते हैं ना पीछे से हमला करते हैं। देखो बाबर सोल्जर केम फ्रॉम बिहाइंड, बाबर के जो सोल्जर्स थे वो पीछे से आते हैं और बर्न्ड द होल विलेज। अब देखो आगे तो चल रहा है युद्ध, लेकिन जो बाबर की जो फोर्स थी, बाबर के जो सोल्जर्स थे ना वो विलेज के पीछे वाली साइड से आते हैं और पीछे से विलेज को जला देते हैं इन अटेम्प्ट टू सेव। अब इसके बाद देखो मोहन सिंह भी क्या करते हैं, पीछे से ही आते हैं। मोहन सिंह वॉज कमिंग बैक टूवर्ड्स द विलेज, वो भी पीछे से आते हैं और उनको देखते हैं कि ओ जो विलेज है, जो गांव है वो जल रहा है, तो वो क्या करते हैं अपने पीपल्स को बचाते हैं। इन एन अटेम्प्ट टू सेव हिज पीपल्स, तो वो क्या करते हैं अपने पीपल्स को बचाने की कोशिशें करते हैं। इसमें मोहन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। ऑन दैट डे थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन
अब देखो उस दिन जिस दिन आग लगती है, पीछे वाली साइड आग लगाई थी गांव में, तो वहाँ पर थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रंस को भी जेल में डाल दिया जाता है रॉयल आर्मी के द्वारा। एंड जो प्रिजनर्स अलोंग विद मोहन सिंह, अब जो ये प्रिजनर्स थे वुमेन मैन एंड चिल्ड्रंस और मोहन सिंह, इन सबको दिल्ली लेके आया जाता है। बाबर ऑर्डर करते हैं उनको सेंटेंस टू डेथ। अब बाबर उनको कहते हैं, उनको फांसी की सज़ा सुना देते हैं कि सब पर फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब उसी टाइम पर बाबर क्या कहते हैं कि अगर इनमें से जो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी पनिशमेंट को छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारों ने किया इस्लाम को एक्सेप्ट कि बच जाएंगे, और मोहन सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया इस्लाम को, इसी वजह से उनको फांसी दे दी जाती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम हसन खान मेवाती के बारे में। आफ्टर द विक्ट्री एट पानीपत की विक्ट्री जीत के बाद बाबर क्या करते हैं, राजी करते हैं हसन, परसुएड मतलब राजी करते हैं हसन खान मेवाती को। किस नाम से? इस्लाम के नाम से उनको राजी करते हैं। बट जो नेम होता है रिलीजन कुडंट, लेकिन जो ये नाम होता है उनको राजी नहीं कर पाता। अब इनका जो पेट्रियटिज्म था रिमेन सुप्रीम, इनकी जो देशभक्ति थी वो भी सुप्रीम बिल्कुल ऊपर ही रहती है। हसन खान जो है मेवाती के, इनके साथ राणा संगा अपोज करते हैं बाबर को बैटल ऑफ खनवा, जो कि 16 मार्च 1527 जिसमें बाबर जीत जाते हैं। तो हसन खान मेवाती के साथ राणा संगा बाबर को अपोज करते हैं बैटल ऑफ खनवा में। अब व्हेन राणा संगा इंजर्ड हो जाते हैं, एक एरो लगता है राणा संगा को, और वो क्या हो जाते हैं, वो बेहोश होकर पड़ जाते हैं एलिफेंट से, ऑन हिज एलिफेंट पर वो बेहोश हो जाते हैं। तो हसन खान मेवाती क्या करते हैं, आर्मी को लेके जाते हैं बाबर के अगेंस्ट। बहुत ही बहादुरी से वो क्या करते हैं, उसको लड़ाई करते हैं बाबर के साथ। मतलब ये दो जने थे, एक तो राणा संगा और हसन खान मेवाती। राणा संगा तो बेहोश हो जाते हैं, तो हसन खान मेवाती ही बाबर के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। मीनवाइल कैनन बॉल हिट हिम एंड ही सेक्रीफाइस। अब क्या होती है, जो तोप थी ना वो उसको हिट करती है, उसको लग जाती है, और उसने ब्रेवरी से, बहुत ही बहादुरी से अपनी लाइफ को अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। स्टैचू ऑफ हसन खान मेवाती इन अलवर, ये रहा उनका स्टैचू हसन खान मेवाती का अलवर में। अब सेकंड हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। अब इनकी टाइम देखो क्या था, 1530 से 1540 एडी, और ये सेकंड टाइम है जब ये वापस 1555 से 1556 में रूल करने आते हैं। मतलब बीच का जो टाइम है ना 10 to 15 जो 15 ईयर्स है, वो क्या करते हैं, शेरशाह सूरी इनको बाहर निकाल देते हैं इंडिया से। देखो 1530 एडी में वाइल सिटिंग ऑन द थ्रोन पर बैठे थे ये, हुमायूं को बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है उनको फेस करनी पड़ी अफगान्स, राजपूत और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से। ये एक अनस्टेबल नेचर इनका जो था ना अनस्टेबल था, और ये जो है ना अफीम से बहुत एडिक्टेड थे, मतलब अफीम का बहुत यूज करते थे। एक क्वालिफाइड अफगान जनरल, अब एक क्वालिफाइड अफगान जनरल है शेर शाह सूरी, डिफीट करते हैं हुमायूं को वॉर्स ऑफ चोजा एंड कन्नौज में। तो क्या होता है ना, हुमायूं के साथ फाइट होती है वॉर ऑफ चोजा एंड कन्नौज, जिसमें हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी क्या करते हैं, इसको इंडिया से बाहर फेंक देते हैं। तो 15 साल जो है ये बाहर रहते हैं, और फिर क्या करते हैं ये अब देखते हैं कि जो शेरशाह सूरी है ना, अब इसका जो कंट्रोल है ना यहाँ इंडिया पर, तो क्या हो गया है, बिल्कुल वीक हो चुका है। तो इसने सोचा अब इंडिया में वापस जाना ना बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये क्या करते हैं, दोबारा से दिल्ली पर अटैक करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं 1555 में, और फिर आफ्टर द सुर एम्पायर वीकन। अब जो शेरशाह सूरी की जो एम्पायर थे, साम्राज्य था ना, वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अब फायदा उठाया जाता है इसका। तो ये 1555 एडी में वापस आते हैं, 15 साल के बाद यहाँ कैप्चर करते हैं इसको, और फिर क्या होता है, ये 1556 में ये मर जाते हैं स्टेयर से नीचे गिरकर। अब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। विद इन 10 ईयर्स ऑफ हुमायूं एक्सेशन, अब इन्होंने क्या किया, हुमायूं की पोजीशन ले ली। शेरशाह सूरी डिफीट करते हैं हुमायूं को, और इंडिया से बाहर उनको जाने के लिए कहते हैं कि चले जाओ। अब शेरशाह सूरी वॉज एक बहुत ही कैपेबल जनरल थे, एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एक बहुत अच्छा शासन करने वाले थे।
ही हैड अ फीलिंग ऑफ हेटर टूवर्ड द मुगल्स। इनको मुगल्स से बहुत नफरत थी, इनको पसंद नहीं थे मुगल्स। अब ही न्यू दैट द वीकनेस ऑफ मुगल्स वेरी वेरी वेल। अब इनको पता था कि मुगल्स की जो वीकनेस है ना, कमजोरी क्या है, इनको बहुत अच्छी तरह से पता था। तो ये डिफीट करते हैं हुमायूं को बैटल ऑफ चोजा में 1539 में। ये हुमायूं को हरा देते हैं, कहाँ, किस बैटल में, बैटल ऑफ चोजा में। और फिर इसके बाद फिर 1540 में बैटल ऑफ कनौज में भी ये हुमायूं को हरा देते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि तुम इंडिया को छोड़ दो। अब जो मुगल्स है रिमेन्ड मिसिंग फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया। मुगल, बहुत सारे मुगल्स जो है इंडिया के मैप से मिसिंग है। कब से कब तक? 1540 से 1555 के बीच में 15 ईयर्स। जब हुमायूं कहाँ जाते हैं, 15 ईयर्स बाहर चले जाते हैं। दैट इज फॉर 15 ईयर्स ड्यू टू, क्योंकि शेरशाह सूरी ने बहुत विरोध किया था हुमायूं का। अब आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी हैड टू फेस स्टिफ रेजिस्टेंस। अब जब शेरशाह सूरी ने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया, तो बहुत सारे जैसे राजपूत रूलर्स थे रासिन के और मरवर और कलिंजर, ये सारे के सारे शेरशाह सूरी का बहुत विरोध करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करते हैं जो। तो अब शेरशाह सूरी डाइड 22 मई 1545 को, ये इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? इन आ गन पाउडर एक्सप्लोजन इन द बैटल ऑफ कलिंजर। जो बैटल थी कलिंजर में, बैटल ऑफ कलिंजर में बारूद का विस्फोट हो जाता है, एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर जो शेरशाह सूरी उनकी डेथ हो जाती है। अब वो रूल करते हैं, कब से कब तक रूल करते हैं वो? 1540 से 1540 ये यहाँ से, इसके बाद जो 15 ईयर्स जब रूल करते हैं तो 1540 से 1545, मतलब कि सिर्फ 5 साल ये रूल करते हैं। ड्यूरिंग दिस रूल, इनके रूल के टाइम पर इन्होंने बहुत सारे रोड्स को बिल्ड करवाया, सारीज को बिल्ड कराया। सारीज होती है मतलब बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, ट्रैवलर्स के लिए, उनके रहने के लिए छत वगैरह बनाई गई थी। तो सारीज, तो इन्होंने रोड्स को बिल्ड कराया, सारीज को बिल्ड कराया और कैरिड आउट बहुत सारे इन्होंने चेंजेस कराए करेंसी में। और पोस्टल सिस्टम, लेटर्स वगैरह, जो डाक जो व्यवस्था थी इन्होंने, मतलब लेटर्स को आने जाने वाली जो सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज करवाया। और ऑल्सो कैरिड आउट मैनी रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू, और जो टैक्स से रिलेटेड थे ना, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस जो है शेरशाह सूरी ने करवाए। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अकबर के बारे में। इनका टाइम देखो 1556 से 1605। अब अकबर जो है वो सन थे, किसका बेटा था अकबर? मुगल एम्परर हुमायूं का। एंड इनकी जो मदर थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ही वॉज, इनका जन्म 1542 में होता है, व्हेन, जब इनके फादर वॉज वॉन्डरिंग हेयर, एंड जब इनके फादर इधर उधर घूम रहे थे। अब अकबर वॉज बोर्न इन द राजपूत प्रिंसली स्टेट ऑफ, अब अकबर का जन्म होता है राजपूत प्रिंसली स्टेट ऑफ अमरकोट। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1556 AD। आफ्टर दैट, इसके फादर की डेथ के बाद ये जो है थ्रोन पर बैठते हैं 1556 में। इन द बिगिनिंग में ही वो एनकाउंटर करते हैं ग्रेट वॉरियर हेमचंद्र विक्रमादित्य ऑफ इंडिया। 1556 में क्या करते हैं, ये हेमू के साथ लड़ाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ पानीपत में, मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की बहुत अच्छी किस्मत है कि वो जीत जाते हैं। अब लक वॉज इन किसके फेवर में था? लक अकबर के फेवर में था, इस वजह से अकबर जीत जाते हैं। नहीं तो जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे वो, लेकिन वो बस बाई चांस हार जाते हैं अकबर से। अब आफ्टर दैट टू, जो ब्रेव रानी है दुर्गावती, अब देखो हेमू के बाद रानी दुर्गावती इनसे लड़ाई करती है बहुत बहादुरी से। फिर उनके बाद महाराणा प्रताप इनसे, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, उनके बाद फिर ये लड़ाई करते हैं इनसे अकबर से अपनी लाइफ में, एंड नेवर, और कभी भी अकबर के कंट्रोल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले हेमू लड़ाई करते हैं, फिर दुर्गावती, एंड देन आफ्टर दुर्गावती महाराणा प्रताप करते हैं। अब इन्होंने, इन तीनों ने कभी भी अकबर की जो रूल है, इनका जो कंट्रोल है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस जो सहनशीलता की पॉलिसी को फॉलो कर कर अकबर क्या करते हैं, अकबर ने बहुत सारे क्या ना रिफॉर्म्स भी किए थे। देखो कैसे, पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्रा थी ना, उसको इन्होंने बंद करवाया, अबोलिश करवाया। जजिया टैक्स, जजिया टैक्स क्या था, मतलब ये एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स, मेनली जो हिंदूज थे ना, वो दिया करते थे। किनको देते थे वो? जो मुस्लिम रूलर्स थे ना, नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम रूलर्स को टैक्स पे करते थे। तो इस टैक्स को अकबर ने बंद करवाया
और जो प्रैक्टिस थी, जैसे वॉर होते हैं ना, वॉर में जो हार जाते हैं उनको प्रिजन में डाल दिया जाता है और उनको स्लेव बना दिया जाता है, तो इसको भी अकबर ने बंद करवाया। 3 चीज़ बंद करवाई, पिलग्रिमेज एंड जजिया टैक्स एंड जो प्रिजनर ऑफ वॉर में जो स्लेव बनाते हैं उसको भी बंद करवाया। अब सिमिलरली बाय एस्टैब्लिशिंग अ लिबरल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद राजपूत के साथ ही एक पॉलिसी के तहत अच्छे रिलेशंस बनाते हैं, मुगल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हो जाती है, अपने रूल को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है मुगल डायनेस्टी अकबर के टाइम पर, और अकबर ने एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट साम्राज्य को स्टैब्लिश किया। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अकबर का जो विरोध हुआ था वो। अपोजिशन टू मुगल रूल स्टार्टेड सून आफ्टर, जब इस्टेब्लिशमेंट होता है मुगल्स का, बाबर के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तभी से ही सारे के सारे जो अपोज करते हैं मुगल रूल को। तो बाबर वॉज अपोज, बाबर को अपोज किया जाता है राणा संगा के द्वारा, हसन खान मेवाती के द्वारा, मदीनी राय के द्वारा। अकबर वॉज अपोज बाय, और अकबर को कौन विरोध करता है अकबर का? देखो, बाबर का विरोध करते हैं राणा संगा, हसन खान मेवाती, मदीनी राय, और अकबर का जो विरोध है वो करते हैं हेमचंद्र, दुर्गावती और राणा प्रताप। अब इनके बाद अपोजिंग द बाइगोट्री, बाइगोट्री मतलब कि इनकी कट्टरता को, औरंगजेब की कट्टरता को अपोज करते हुए जो मराठास, राजपूत, जट्स, सतनामीज, सिख्स, बुंदेलाज ओवरथ्रू करते हैं मुगल डायनेस्टी को पूरी कंट्री से। अब जो स्ट्रगल होता है हेमचंद्र का, दुर्गावती का, राणा प्रताप का अगेंस्ट अकबर का, अब आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बारे में पढ़ेंगे हम। यह है स्टैचू हेमचंद्र विक्रम आदित्य का पानीपत में। हेमचंद्र विक्रम आदित्य बहुत ही मेन हीरो थे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि एक हिंदू किंग थे आफ्टर मुगल रूल इन दिल्ली फॉर रियली 3 सेंचुरीज। मुगल रूल के बाद, मतलब जो मुगल रूल दिल्ली में था उनके 3 सेंचुरीज के बाद ये दिल्ली की थ्रोन पर बैठते हैं 16th सेंचुरी में। बोर्न एक ऑर्डिनरी सिंपल फैमिली में इनका जन्म होता है, और इनको ये क्या प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं और कमांडर इन चीफ भी बनते हैं ऑन स्ट्रेंथ ऑफ हिज नॉलेज, वैल्यूर एंड टैलेंट। इनकी खुद की जो इंटेलिजेंसी है, जो इनकी बहादुरी है, इनके टैलेंट की वजह से इनको प्राइम मिनिस्टर और इनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाता है। ही वॉन 22 वॉर्स, इन्होंने 22 वॉर्स को जीता है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। कैसे सेक्रीफाइस किया है? कंट्री को एकता और अखंडता के धागे में मतलब इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। द कोर्ट पोइट जो थे अकबर के, जो कोर्ट पोइट थे अब्दुल फैजल, वो हेमू को उनकी बहुत तारीफ करते हैं। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य को ही बोला है हेमू, तो हेमू की बहुत तारीफें करते हैं अकबर के जो कोर्ट पोइट है जिनका नाम अबुल फैजल है। इनकी जो बुक थी अकबरनामा में हेमू के बारे में बहुत तारीफें की गई है। अब इसके बाद देखो, हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म मचेरी विलेज अलवर के आसपास राजस्थान में 1501 एडी में कहाँ पर होता है? हाउस ऑफ संत पुराण दास के घर पर इनका जन्म होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हेमू की फैमिली कहाँ पर चली जाती है? सेटल होती है कुतुबपुर इन रेवाड़ी में चली जाती है फिर इनकी फैमिली। हेयर हेमू को एजुकेशन दी जाती है संस्कृत में, हिंदी में, पर्शियन में, अरेबिक में। ही हैज़ बीन फॉन्ड ऑफ, ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे रेसलिंग के और हॉर्स राइडिंग के बचपन से ही। रेवाड़ी एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर रहा है उन दिनों में, और एक बहुत ही बड़ा जो मार्केट था वहाँ पर ट्रेडर्स के लिए। कौन से ट्रेडर्स, कौन सी कंट्री के ट्रेडर्स? ईरान एंड इराक जो ट्रेडर्स थे वहाँ के, उनके लिए रेवाड़ी एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर रहा है। हेमू स्टार्ट करते हैं ट्रेड ऑफ गन पाउडर। अब हेमू क्या शुरू करते हैं? गन पाउडर, बारूद की ट्रेड को शुरू करते हैं, जिनको बोला गया शोर के नाम से, और प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। और इसको सप्लाई करने में शेर शाह सूरी को उन्होंने बहुत ज़्यादा बारूद जो है सप्लाई किया है इन्होंने। अब हेमू प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और कमांडर इन चीफ के तौर पर हेमू को पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी जो है, सीइंग हेमू की जो हाइट को देखकर, शेरशाह सूरी हेमू की हाइट को देखकर और एबिलिटीज़ को देखकर उनको आर्मी में एडमिशन देते हैं। अब शेरशाह सूरी की डेथ के बाद 22 मई 1545 में इनकी डेथ हो जाती है। 5 साल रूल करते हैं, 1540 से 1545 तक ये रूल करते हैं। इनके बाद इनका जो लड़का है जिसका नाम था इस्लाम शाह, वो इनके बाद रूल करते हैं। अब इस्लाम शाह रिकॉग्नाइज करते हैं हेमू की एडमिनिस्ट्रेटिव, अब जो
हेमू की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ थी जो इनकी, और इनको अपॉइंट करते हैं वो अपने खुद का एडवाइज़र बिजनेस और फाइनेंशियल रिलेटेड टास्क में, वो हेमू को अपना एडवाइज़र बनाते हैं। कौन? शेरशाह सूरी के जो लड़का है इस्लाम शाह। अब लेटर इसके बाद प्लीज्ड विद हेमू के वर्क से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होकर उनको क्या बना दिया जाता है? इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है हेमू को। अब आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम की डेथ के बाद 1552 में इनकी जो 12 साल का जो लड़का था, इनका 12 साल का जो लड़का था, उसको रूलर बना दिया जाता है, जिनका, ठीक है, बट क्या होता है ना, वहाँ पर आदिल शाह क्या करते हैं? टूक ओवर। वहाँ पर जो उनके 12 साल का लड़का था ना इस्लाम शाह का, उनकी जगह आदिल शाह बैठ जाते हैं थ्रोन पर और उनको मार देते हैं। उनके बस 3 दिन बाद ही उनके लड़के को, इस्लाम शाह के जो लड़के उसको मार देते हैं और आदिल शाह बैठ जाते हैं वहाँ की कुर्सी पर। अब आदिल शाह एक अयाशी, शराबी और एक बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर था। आदिल शाह हेमू को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं गवर्नेंस करने की, कि अब तुम्हें संभालना है ये, और उनको ही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और वहीं का चीफ कमांडर बना दिया जाता है आर्मी का। मतलब प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाता है और आर्मी का जो है चीफ कमांडर बना दिया जाता है। अब मोस्ट ऑफ जो अफगान सरदार्स थे ना, वो रिवोल्ट करते हैं आदिल शाह के अगेंस्ट, लेकिन हेमू क्या करता है? बहुत बहादुरी से उन सबको हरा देता है और प्रोटेक्ट करता है, आदिल के किंगडम को बचा लेता है हेमू। इसके बाद हेमू को क्या करते हैं? हेमू जो है ना, आदिल शाह हेमू को बंगाल भेज देते हैं किसी काम से, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि हेमू तो है ही नहीं यहाँ पर, हेमू की एब्सेंस में वो आदिल शाह से क्या करते हैं? फिर इसको मार देते हैं। देखो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ हेमू एब्सेंस, हेमू जब बंगाल चले जाते हैं तो हेमू की एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हैं। हुमायूं क्या करते हैं? हुमायूं की जो आर्मी है दिल्ली को कब्जा कर लेती है, दिल्ली को और आगरा को, और हुमायूं जो है उसके बाद हुमायूं क्या करते हैं? इसको कब्जा कर लेते हैं। फिर हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 एडी में, अब 27 जनवरी को। अब हेमू का कोरोनेशन एंड हिज डिक्लेरेशन, मतलब हेमू को राज तिलक लगाया जाता है, मतलब उनको राजा के तौर पर बना दिया जाता है राजा, और उसका क्या घोषणा थी? अब आफ्टर द मुगल आर्मी टू कंट्रोल ऑफ दिल्ली, अब मुगल आर्मी ने कंट्रोल किया था दिल्ली पर एंड आगरा पर, आदिल शाह जो है चुनार भाग जाते हैं एंड सर्च हेमचंद्र टू फाइट, और क्या करते हैं? सैंड। अब क्या करते हैं? देखो, खुद तो भाग जाते हैं चुनार और हेमू को भेजते हैं लड़ाई करने के लिए मुगल्स के अगेंस्ट। तो हेमू डिफीट करते हैं मुगल गवर्नर, आगरा के जो मुगल गवर्नर थे उनको हरा देते हैं हेमू, सिकंदर खान उज़्बेक को। तब ही मास अब दिल्ली की तरफ जाते हैं विद अ लार्ज आर्मी के साथ। उस टाइम पर जो गवर्नर थे दिल्ली के, उनका नाम था तर्दी खान बेग, जो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे किससे? हेमू से। मतलब हेमू का नाम सुनने में भी इनको बहुत डर लगता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनसे बहुत डरे हुए थे दिल्ली के गवर्नर। आगरा के तो गवर्नर को हरा दिया इन्होंने, अब दिल्ली पर जाते हैं ये दिल्ली के गवर्नर को हराने के लिए, लेकिन जो दिल्ली के गवर्नर थे ना वो इनसे बहुत डरे हुए थे। तो ये अकबर से हेल्प लेते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं अकबर को कि आर्मी को भेजो जल्दी से जल्दी, अब मुझे इनसे फाइट करनी है। अब देखो, अकबर इमीडिएटली सेंड लार्ज आर्मी को भेजते हैं। अकबर किसकी लीडरशिप में? उनके जो कमांडर थे पीर मोहम्मद की लीडरशिप में अकबर बहुत ही बड़ी आर्मी को भेजते हैं उनकी हेल्प कराने के लिए, गवर्नर ऑफ दिल्ली की हेल्प कराने के लिए। तो ये जो ग्रेट डिसिसिव बैटल थी इंडियन हिस्ट्री की, ये कहाँ होती है? तुगलकाबाद में होती है 6 अक्टूबर 1556 में। हेमू fought with great courage and valor and pushed back the, अब हेमू बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करते हैं और मुगल्स को वापस भेज देते हैं। नियरली 3000 मुगल सोल्जर्स वर किल्ड, अब 3000 जो मुगल सोल्जर्स थे उनको मार दिया जाता है। एंड तर्दी बेग फ्लैड फ्रॉम द फील्ड, और तर्दी बेग जिसने जो बिल्कुल डरे हुए थे हेमू से, जिन्होंने अकबर से हेल्प मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी आर्मी के लिए, वो क्या करते हैं? देखकर कितनी सारी जो आर्मी है मेरी मर जाती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है तर्दी बेग। अब हेमू वॉन दिस
अब देखो हेमू क्या करते हैं, जीत जाते हैं इस बैटल को। फाइनली ऑन 7 अक्टूबर 1556 को जो डे था विक्ट्री इन द इंडियन हिस्ट्री केम व्हेन द हिंदू एम्पायर वाज एस्टैब्लिश ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स ऑफ स्लेवरी। अब क्या होता है ना, 100 ऑफ ईयर्स ऑफ स्लेवरी, अब दास के तौर पर क्या किया, इंडियंस उनके अंडर थे, मुगल्स के अंडर दिल्ली में। तो अब क्या होता है ना कि जैसे ही हेमू जीत जाता है ना, तो मुगल जो रूल है, मुगल एम्पायर जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है और हिंदू एम्पायर को स्टैब्लिश किया जाता है हेमू के द्वारा। अब जो हेमू का एक्सेशन है, थ्रोन टूक प्लेस इन ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली। अब जो है हेमू कैसे हेमू संभालता है, उसको राजा बना दिया जाता है, तो वो ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली में उसका तिलक वो किया जाता है और उसको क्या गद्दी पे बैठ जाता है, थ्रोन पर बैठ जाता है वैदिक रिचुअल्स के साथ। ही वो इनको टाइटल दिया जाता है विक्रम आदित्य का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है वॉर्स जीते हैं। अब ऑफ कोर्स इट वाज अ डे ऑफ ग्रेट ग्लोरी फॉर एनी इंडियन, किसी भी इंडियन के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्लोरी का दिन था ये। हेमचंद्र का जो फेम है हैज स्प्रेड फार एंड वाइड, बहुत दूर तक फैल गया था उनका जो नाम है, उनका जो फेम है वो। अब सीइंग द ब्रेवरी, इनकी ब्रेवरी को देखकर, बहादुरी को देखकर, वेलोर ऑफ हेमू को देखकर अकबर इज कोर्टायर्स एडवाइज्ड दैट इट वाज फोली टू फाइट हेमू। अब अकबर के जो कोर्टायर्स थे उनके, वो अकबर को बोलते हैं ये बहुत ही बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर हेमू के साथ लड़ाई करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सब डरते थे उससे। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। वाइल इट वॉज विक्ट्रस डे इन दिल्ली, दिल्ली में ये बहादुरी का और विक्ट्रस जीत का दिन था। तो इट वॉज मॉर्निंग डे इन बैराम खान की कैंप, जो बैराम खान था उसकी जो कैंप था उसमें एक बहुत ही शोक का दिन था ये। जो जनरल्स थे आगरा के, संबलपुर के और अदर प्लेसेस के, वो रिफ्यूज करते हैं हेमू के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए, और वो एडवाइस और उनको कहते हैं कि वापस चले जाओ काबुल तुम। बट बैराम खान वॉज इन फेवर ऑफ बैटल, लेकिन बैराम खान जो था वो लड़ाई करना चाहता था हेमू के साथ कि मुझे तो लड़ाई करनी ही है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब 5 नवंबर 1556 को हेमू को न्यूज़ पता चलती है कि मुगल आर्मी आ रही है पानीपत में लड़ाई करने के लिए। तो हेमू भी पानीपत के प्लेन्स पे पहुंच जाता है, मतलब पानीपत पहुंच जाता है अपनी एंटायर आर्मी को लेकर, और मुगल आर्मी को सराउंड घेर लेता है और उस पर अटैक करता है पूरे फोर्स के साथ। हेमू वॉज राइडिंग ऑन हिज बिलोव्ड एलिफेंट, जो उनका जो बिलोव्ड एलिफेंट था, उस एलिफेंट था उसके ऊपर हेमू क्या राइड करता है, हवाई, जिसका नाम था हवाई, एलिफेंट का नाम था हवाई, इस पर वो राइड करते हैं। रेजिंग द मोरल ऑफ द सोल्जर्स बाय चैलेंजिंग द आर्मी, और अपने हवाई मतलब उनके जो एलिफेंट है उसको ऊपर उठाते हैं एंड द मनोबल, और उत्साह बढ़ाते हैं वो अपने सोल्जर्स का कि एनिमीज के अगेंस्ट लड़ो। अपने जो एलिफेंट है उसको ऊंचा उठाकर वो लोगों को के मन में उत्साह बढ़ाते हैं, ताकि वो जो है हेमू की जो सोल्जर्स है वो अच्छी तरीके से लड़ाई करें। अकबर स्टेड इन हिज कैंप 8 माइल्स अवे, जहां पर ये बैटल हो रही थी ना उससे 8 माइल दूर जो है अकबर ने अपना कैंप लगाया था और अकबर वहां ठहरा हुआ था। अब माइट बी टेकन टू काबुल, अब सो दैट ही माइट बी टेकन टू काबुल, कि जो बैरम खान अगर हार जाता है तो उसको वापस काबुल लेके जाया जाए, इस वजह से वो 8 माइल दूर जो है वहां पर ठहरा हुआ है। हेमू हिमसेल्फ वाज लीडिंग हिज, हेमू अपनी आर्मी को खुद ही लीड कर रहा था बहादुरी के साथ, करेज के साथ, एंड ही अप्रूटेड द फीट ऑफ, उसने क्या किया, मुगल आर्मी को बिल्कुल हरा ही दिया था कि हेमू फियर हैड बीन स्टक इन अकबर की आर्मी में। सारे जो भी अकबर की आर्मी थी ना वो सारे के सारे बिल्कुल डरे हुए थे हेमू से कि हेमू इतना बहादुर है, बिल्कुल हेमू ने वहाँ पे बिल्कुल हरा ही दिया था मुगल्स को बिल्कुल वहाँ पर। हेमू कंटिन्यू टू एडवांस व्हेन, क्या होता है वो बिल्कुल सबके सब आर्मी को हरा दी थी उसने, मुगल की आर्मी, अकबर की आर्मी को। क्या होता है उसकी आंख में ना तीर, लेफ्ट आई में ना तीर मार दिया जाता है हेमू की, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बस एक तीर ने बिल्कुल सारी जो बैटल है उसको खत्म कर दिया। अब हेमू कंटिन्यू टू एडवांस व्हेन अ एरो वाज ब्लोन इनटू, हेमू की लेफ्ट आई में जब तीर लगता है तो वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी एलिफेंट से नीचे गिर जाता है। हेमू विक्ट्री टर्न, अब जैसे जैसे वो जीत रहा था इसकी विक्ट्री जीत, ऐसे ही इसकी जीत जो है हार में बदल जाती है। एक एरो ने मुगल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, वो बिल्कुल अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाते हैं।
हेमू को अरेस्ट किया जाता है एंड ब्रोट बिफोर अकबर के आगे लेके आया जाता है और उसकी मौत की सजा उसको सुना दी जाती है हेमू को। अकबर अज्यूम द टाइटल ऑफ गजनी, अकबर को अब टाइटल अज्यूम किया जाता है गजनी का। हेमू सवरल हेड वॉज हंग, अब हेमू का जो कटा हुआ सर था ना उसको तो दिल्ली गेट पर टांग दिया जाता है, और जो उसका धड़ था, उसकी जो शरीर था नीचे वाला जो बॉडी थी, उसको ओल्ड फोर्ट जो पुराना किला है दिल्ली में उसके दरवाजे पे टांग दिया जाता है। क्यों? ताकि लोगों के अंदर अभी भी मुगल्स का जो अकबर का जो डर है वो लोगों के अंदर अभी भी जागृत रहे। अब जो बेरम खान था वो ऑर्डर करते हैं मास किलिंग, जो हेमू के अपोनेंट्स मतलब हेमू के साथ जो लड़ रहे थे ना, और जो अकबर के अगेंस्ट थे, उनके जो अपोज कर रहे थे जो उनको, तो हेमू के साथ जो आर्मी थी ना उसकी, अब वो क्या करते हैं अकबर और जो बेरम खान है वो ऑर्डर करते हैं कि जो भी हेमू के साथ थे ना सबको मार दो। उन्होंने सबको मारवा दिया और हेमू के रिलेटिव्स को और क्लोज अफगान सपोर्टर्स सबको एग्जीक्यूट बाहर निकाल दिया, किसी को मरवा दिया, किसी को एग्जीक्यूट कर दिया, बाहर निकाल दिया। जो तोंब था हेमू का वो कहाँ पर सिचुएटेड था? विलेज इन सोदापुर, पानीपत के विलेज सोदापुर में उनका जो तोंब है, कब्र जो था उनका वो हेमू का वहाँ पर सिचुएटेड था। अब देखो हेमचंद्र विक्रम आदित्य वोन 22 बैटल्स जीतते हैं और रूल करते हैं दिल्ली को 29 डेज, सिर्फ 29 डेज ही रूल कर पाते हैं वो दिल्ली पर। अब जो ट्रेडिशन है वेलर वो कैरिड बाय, अब इसके बाद जो है मतलब हेमू के बाद जो दुर्गावती है वो लड़ाई करती है अकबर के अगेंस्ट, फिर महाराणा प्रताप करते हैं, वीर शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह ये अकबर के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं। ही वॉज लाइक अ कॉमेट इन इंडियाज स्काई विच शॉन डेज्ड ब्लेज एंड मर्ज्ड इनटू इन्फिनिटी, वह भारत के आकाश के लिए एक धूमकेतु की तरह था जो क्या चकाचौंध से चमका और अनंत में विलीन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। इंडिया एक कंट्री है ब्रेव मैन एंड वुमेन की, हमें पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत बहादुर मैन एंड वुमेन है। अब जो ये पवित्र लैंड है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइटी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ही जन्म नहीं दिया, इन्होंने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को भी जन्म दिया है, जिन्होंने क्या किया है इक्वली इस कंट्री को इंडिपेंडेंट प्रोटेक्ट करने के लिए रिलीजन को, कल्चर को और फॉरेन रूल को बाहर फेंकने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब उनमें से एक ब्रेव वुमेन जो कि लीजेंड थी वो कौन है? रानी दुर्गावती। कहाँ की? गढ़मंडला की। हु हेल्ड द स्वॉर्ड, जिन्होंने अपने हाथ में तलवार को पकड़ा और सेक्रीफाइस की अपनी खुद की लाइफ को इन द एंड, वाहिल एंड तक, जब तक उसने लड़ाई की उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और डिफीट किया मुगल्स को बहुत बार अपने रिलीजन कल्चर ओनर को बचाने के लिए। दुर्गावती। अब रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में कालिंजर फोर्ट इन बांडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके फादर एक फेमस राजपूत चंदेल एम्परर थे, कीर्ति सिंह जिनका नाम था, और रानी दुर्गावती इनकी एक अकेली जो है इनकी संतान थी, एक ओनली चाइल्ड थी। शी बहुत ब्यूटीफुल थी, जेंटल थी, हम्बल थी, कैपेबल थी, करेजियस गर्ल थी दुर्गावती, और फील्ड विद ब्रेवरी क्रेज दुर्गावती हैड अचीव्ड स्किल्स इन, इन्होंने बहुत सारी जो है स्किल्स इन्होंने अडॉप्ट की, जैसे कि फायर आर्म्स, आर्चरी, तीरबाजी भी इन्होंने सीखी, हॉर्स राइडिंग, और बचपन में ही इन्होंने सारी ये फाइट करना इन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। अलॉन्ग विथ फाइटिंग स्किल्स, जो ये लड़ाई की जो स्किल्स थी इनकी, दुर्गावती ऑल्सो लव्ड टू रीड एंड लिसन हीरोइक। दुर्गावती को ना जो करेजियस और जो ब्रेव वाली जो स्टोरीज थी ना हीरो की और हीरोइंस की, वो स्टोरीज भी सुनना इनको बहुत पसंद था। शी हैड लर्न ऑल द वर्क ऑफ द स्टेट बाय स्टेइंग विद, उन्होंने अपने स्टेट के सारे काम को अच्छी तरीके से सीख लिया था अपने फादर के साथ, कीर्ति सिंह के साथ रहकर। एंड शी यूज टू हेल्प इन हिज वर्क एज वेल, और वो उनके काम में उनका हाथ भी बटाती थी, इनकी हेल्प भी करवाती थी इनके फादर की। जो इनके फादर था वो बहुत ही प्राउड करते थे अपनी डॉटर के ऊपर कि डॉटर ऑल राउंड डेवलपमेंट की, इनकी जो डॉटर है पूरी तरीके से हर काम में जो ये बिल्कुल अच्छी है, हर काम इनको अच्छी तरीके से आता है। रानी दुर्गावती का जो फेम है अब हर जगह फैल जाता है ड्यू टू हर नेम, इंटेलिजेंसी, करेज, ब्रेव एंड ब्यूटी की वजह से इनका जो नाम है पूरी कंट्री में फैल जाता है।
अब इम्प्रेस्ड बाय हर वेलोर करेज एंड इंटेलिजेंस किंग संग्राम सिंह ऑफ गोंडवाना एम्पायर। अब देखो जो इनकी बहादुरी के किस्से सुनकर, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी ब्यूटी, इन सबको देखकर जो किंग है संग्राम सिंह, कहाँ के, गोंडवाना एम्पायर के, वो क्या करते हैं, दुर्गावती की शादी अपने लड़के दलपत शाह से करवाते हैं और मेड दुर्गावती को अपनी डॉटर इन लॉ बनाते हैं, मतलब अपनी बहू बना लेते हैं। आफ्टर एक ईयर के, इनकी शादी के एक साल बाद दुर्गावती एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम था वीर नारायण। अब क्या होते हैं, महाराणा संग्राम सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है, दलपत शाह को रूलर बना दिया जाता है गोंडवाना का। बट कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दलपत शाह जो इनके हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो जाती है एक अर्ली एज में ही। तो इनका जो लड़का था वीर नारायण, उनको गद्दी पे बिठाया जाता है, उनको किंग बनाया जाता है और डिक्लेयर द हीरो ऑफ किंगडम एंड शी हरसेल्फ स्टार्टेड। और वो अब क्या करते हैं, उनके गार्जियन के तौर पर वो उनको गाइड करती है और वो वहाँ पर शासन करती है उनको गद्दी पे बिठा के। अब रानी दुर्गावती की जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर वर्क था उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जो शासन था कैसे किया और जो इन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो काम किया था वो कैसे किया। रानी दुर्गावती एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थी, अच्छी तरीके से इन्होंने शासन किया वहाँ पर गोंडवाना में। शी टूक एन एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड यूज टू गो टू द कोर्ट इन द मिलिट्री गैब, और जो इनकी पोशाक थी उसी में ये कोर्ट में जाया करती। अंडर इनकी लीडरशिप के अंडर जो स्टेट थी गोंडवाना की बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस रिच हो गई थी। पीपल बिकेम, बहुत ज़्यादा पीपल जो थे वहाँ के बहुत अमीर बन गए थे। और जो क्वीन थी इस मतलब दुर्गावती जो थी, इन्होंने बहुत सारे वहाँ पर मोनेस्ट्रीज, मठ बनवाए, वेल्स, कुएं बनवाए और धर्मशालास बनवाई। किसके लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। अब शी मेड आधार ताल, इन्होंने ताल भी बनाया वहाँ पर और इस ताल का नाम इनके जो दीवान थे आधार सिंह के नाम पे रखा। फिर इन्होंने चेरी ताल बनवाई, इनका नाम इन्होंने रामचेरी के नाम पे रखा, जो इनकी बचपन में एक मेड थी इसके नाम पे रखा। और हाथी ताल जो इन्होंने किसके, इनका जो डियर एलिफेंट था सरमन, उनके नाम पर इन्होंने 3 ताले बनवाए अलग अलग इंसानों के नाम पर, हाथी के नाम पर और इनकी मेड के नाम पर, और जो इनका दीवान था उनके नाम पर इन्होंने 3 जो है ताल बनवाए। अब शी फ्रीड द पीपल फ्रॉम एविल प्रैक्टिसेस लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस, जैसे ह्यूमन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं वो, चाइल्ड मैरिजेस, बचपन में ही शादी करवा दी जाती है वो, पर्दा प्रथा और जो पर्दा में रहती थी वुमेन्स वो, और सती सिस्टम, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन को भी, उसकी जो वाइफ होती है उनको भी अपनी लाइफ जो भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, उनको भी आग में जलना पड़ता है। और कास्टिज्म, और कास्ट से रिलेटेड जो थी ना, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इन सारी प्रैक्टिसेस को, इन सारी बुराई जो चल रही थी सोसाइटी में, इन सभी को पीपल जो थे, पीपल को इन सारी बुराइयों से इन्होंने आज़ाद करवाया। इसके बाद देखो जो दुर्गावती है उनका विरोध, मुगल रूलर जो थे दिल्ली के, वो चीटिंग, लूटिंग, रेपिंग, किडनैपिंग, टॉर्चरिंग पीपल इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया था वहाँ पर जो दिल्ली के रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे, वो लोगों को चीट कर रहे थे, लूट कर रहे थे, रेप कर रहे थे, किडनैप कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। तो हाउ कुड गोंडवाना, तो गोंडवाना को कैसे बचाया जा सकता है इन गिद्धों से। अब सुल्तान बास बहादुर जो थे मालवा के, अटैक करते हैं गोंडवाना किंगडम को 2 बार, लेकिन दोनों में ही वो हार जाते हैं। जो किंगडम थी रानी दुर्गावती की, कहाँ कौन से बॉर्डर्स तक फैली हुई थी, रेवा और मालवा जैसे बॉर्डर्स तक उनकी जो किंगडम है, साम्राज्य फैला हुआ था। तो रेवा जो था ना वो असफ खान के अंडर में था, और जो मालवा था जो कि सूबेदार था अकबर का, और मालवा अधम खान, मतलब कि जो दुर्गावती है उनका जो गोंडवाना साम्राज्य था वो कहाँ का, रेवा मालवा तक फैला हुआ था। रेवा के जो राजा थे, वहाँ के जो रूलर थे वो असफ खान थे, और जो मालवा है इनके जो रूलर थे अदम खान थे। असफ खान जो है अकबर को राजी करते हैं कि तुम दुर्गावती के अगेंस्ट लड़ाई करो। अब अकबर गोट इनटू द वर्ड्स, अब असफ खान के जो है उसके अंडर में आता है, मतलब अकबर जो है राजी हो जाता है इस बात से, ऑर्डर करता है असफ खान को कि अटैक कर दो गोंडवाना पर 1564 में। उन दिनों ऑन दोज डेज दिस स्टेट वॉज ऑल्सो नोन बाय, उस दिनों जो ये स्टेट है गोंडवाना उसको घर कटंगा के नाम से भी जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू अब्दुल फैजल, अब जो बाउंड्रीज थी इस स्टेट की वो एक्सटेंड थी कहाँ से, रतनपुर इन द ईस्ट में,
ईस्ट में तो वो रतनपुर इन द ईस्ट, रतनपुर से लेकर राय सिंह तक फैली हुई थी ईस्ट में, और वेस्ट में जो है रेवा से और कहाँ तक फैली हुई थी, रेवा तक फैली हुई थी। नॉर्थ में वो नॉर्थ में वो एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू तक फैली हुई थी, और साउथ में और इन्वेडिंग मुगल्स जो थे, आर्मी जो आक्रमण कर रहे थे मुगल्स, आर्मी 50,000 उनके पास आर्मी थी। 50,000 जो थी पैदल सेना थी और घुड़ सेना भी थी उनके पास। जो मुगल्स थे ना, जो रानी दुर्गावती के अगेंस्ट खड़े थे, जो लड़ाई कर रहे थे, उनके पास 50,000 पैदल सेना और घुड़सवार सेना थी। घोड़े भी थे उनके पास और पैदल सेना भी थी उनके पास। लेकिन जो रानी दुर्गावती थी उनके पास सिर्फ 20,000 सोल्जर्स थे और 1,000 सिर्फ एलिफेंट्स थे उनके पास। अब जो दुर्गावती है स्टॉप करती है अटैकर्स को आगे आने की, वो आगे आ रहे थे ना, उनको रोकती है, अटैक करती है उनके ऊपर बहुत ही बहादुरी से, लेकिन जब तक वो इंजर्ड होती है जब तक ही उनको वो रोक पाती है। इसके बाद वो ब्रेवली 2 दिन तक वो लड़ाई करती है बहुत ही बहादुरी से। फिर वो क्या करती है, अपने अंदर ही छुरा घोंप लेती है, मतलब अपने आप को मार देती है अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको पता चल जाता है कि अब मेरी इतनी आर्मी नहीं है, अब हार जो है अब हम हार ही जाएंगे, इस वजह से वो अपने आप को ही मार लेती है। अब जो मुगल आर्मी है गोंडवाना को कैपिटल को क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जो इनका लड़का था वीर नारायण, जो चाइल्ड रूलर था गोंडवाना का, वो भी बहुत बहादुरी से लड़ाई करता है और लड़ाई करते करते अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है। असफ खान रिसीव करता है लार्ज, अब क्या होता है ना, गोंडवाना से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ की जो खजाना था, पैसे वगैरह थे, सबको लूट लेता है असफ खान। कहाँ असफ खान कौन था, जो अकबर को बोलता है ना कि दुर्गावती के अगेंस्ट लड़ाई करो। तो असफ खान जो रेवा का क्या था, रेवा का रूलर था। अब इसके बाद इसको यहाँ से क्या क्या मिलता है, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड यूटेंसिल्स, जेम्स, पियर्स, मोती, स्कल्पचर्स, एनिमल फिगर्स जो कि गोल्ड से बनी हुई थी, और और भी बहुत ज़्यादा रेयर जो आइटम्स थे ना, वो यहाँ गोंडवाना से इनको मिलता है और वो लूट कर ले जाता है असफ खान। जो ब्रेव दुर्गावती थी रिमेन एन आइडियल, वो आगे जो जनरेशन्स में आने वाले जो लोग थे उनके लिए एक आइडियल बनी रही ब्रेव दुर्गावती। अब इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया अपनी कंट्री के लिए, रिलीजन, ओनर को बचाने के लिए। एज पर हर नेम दुर्गा, अपने नाम जो इनका नाम था दुर्गा, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। नो अदर रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी को इतनी ज़्यादा, जो इनको किसी भी रूलर को इतनी फेम नहीं मिली जितनी रानी दुर्गावती ने हिस्ट्री ऑफ गोंड डायनेस्टी में कमाई है, किसी को इतनी फेम नहीं मिली। अब इवन टुडे आज भी बहुत सारे फोक सॉन्ग्स जो है इनके मेमोरी, इनकी याद में गाए जाते हैं। देखो, व्हेन दुर्गावती बैटलफील्ड में जाती हैं, 2 स्वॉर्ड अपने हाथ में लेकर, द अर्थ बिल्कुल शॉक हो जाती है, पृथ्वी जो है शॉक हो जाती है, एंड स्काई मूव करता है स्वॉर्ड्स के साथ। जब केम इनटू एक्शंस में आ जाती है, उनका जो फेस है वो रेड हो जाता है कॉपर की तरह, उनकी जो आईज है वो बहादुरी की तरह हो जाती है, बहादुर हो जाती है, और जो उनकी एंड शी हैड द ब्रिडल्स विद हर टीथ, और अपने टीथ के साथ वो लगाम को पकड़े रखती है और दोनों हाथों में अपनी स्वॉर्ड्स को पकड़े रखती है। तो आज जो है इस वीडियो में हमने रानी दुर्गावती तक पढ़ा है। आगे का जो चैप्टर है आगे वाली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।